सिंगापुर ग्रां प्री में एक नाटकीय परिवर्तन के बाद कार्लोस साइंज ने एक शानदार जीत हासिल की, जहां उन्होंने लैंडो नॉरिस और मर्सिडीज के जोड़े लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल से कठिन प्रतिस्पर्धा को टाल दिया। साइंज ने पोल पोजीशन से शुरू होकर सफलतापूर्वक अपनी अगुवाई को बनाए रखा। रेस एक चक्कर के साथ शुरू हुई जब चार्ल्स लेक्लर्क सॉफ्ट टायर के साथ दूसरे स्थान के लिए जॉर्ज रसेल को पीछे छोड़ दिया। ड्रामा बढ़ गया जब लोगन सार्जेंट ने बैरियर में टकराव किया, जिसके कारण सेफ्टी कार लगाई गई, लेकिन साइंज ने पुनरारंभ के दौरान अपनी अगुवाई को कायम रखा। रेस की प्रगति के साथ मर्सिडीज ने वर्चुअल सेफ्टी कार का चतुर्भुज का लाभ उठाया और अपने ड्राइवर्स को नए मीडियम टायर्स के लिए पिट करवाया, जो एक सस्पेंसफुल फिनिश के लिए मंच तैयार कर दिया। हालांकि रसेल और हैमिल्टन ने लेक्लर्क को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने साइंज और नॉरिस के पार नहीं कर पाए। एक अंतिम दौर में टकराव में रसेल ने दूसरे स्थान के लिए नॉरिस को छोड़ने का प्रयास करते हुए बैरियर से टकरा दिया, जिसे नॉरिस ने अपने इस सीजन की तीसरी पोडियम फिनिश हासिल की और हैमिल्टन ने तीसरे स्थान को पकड़ लिया। बेहतरीन तरीके से दबाव के बावजूद लेक्लर्क ने तेजी से आगे बढ़ रहे मैक्स वर्स्टापेन को रोककर चौथे स्थान को पकड़ लिया। उत्साह को बढ़ाते हुए पियर गैसली ने एल्पाइन के लिए छठे स्थान प्राप्त किया, जबकि ओन्स्कर पिएस्ट्री ने मैक्लारेन के लिए 7वें स्थान को सुरक्षित किया। सर्जियो पेरेज 8वें स्थान पर समाप्त होते हुए एलेक्स अल्बॉन के साथ टक्कर के लिए जांच किया जा रहा है। ऑल्फाटोरी के लिए एक प्रभावशाली 9वें स्थान पर लियाम लॉसन ने फॉर्मूला 1 में अपने पहले अंक दर्ज किए, जबकि केविन मैग्नुसेन हास को 10वें स्थान पर ले गए। हालांकि रेस विवाद के बिना नहीं थी, जहां फर्नांडो अलोंसो और एस्टेबन ओकॉन के बीच घटनाओं के मामले में दोनों ड्राइवर्स को दंड और समस्याएं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका दुर्भाग्यपूर्ण समापन पैक के पीछे हो गया। रसेल की दुर्घटना, वॉल्टेरी बोटास, यूकी त्सुनोडा और ओकॉन के रेस से सेवानिवृत्ति, इसे एक उच्च अपघात की रेस के रूप में चिह्नित किया। यह बिजली जैसी जीत साइंज की दूसरी करियर जीत को दर्शाती है और अद्भुत रूप से इस सीजन की पहली गैर रेड बुल जीत को। सिंगापुर ग्रां प्री पर धूल के बाद अब हम अपनी नजरें सुजुका में आगामी जापानी ग्रां प्री की ओर बदलते हैं, जो एक और रोमांचकारी प्रतियोगिता का वादा करती है। उस बिजली जैसे संक्षेप में चलिए हम अपने आप को परिचय देने के लिए एक पल लें। मैं एंजो हूं, आपका निवासी फॉर्मूला 1 विशेषज्ञ और प्रमुख प्रस्तुतकर्ता, जो आपको इस शानदार खेल के रोमांचकारी कर्वों और सीधों के माध्यम से निर्देशित करेगा। माइक्रोफोन साझा करने के साथ मेरे साथ हैं विलियम, हमारे तेजस्वी टिप्पणीकार, जो वर्षों से हर गियर शिफ्ट, टायर चयन और टीम की रणनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। और हम विक्टोरिया को न भूलें, हमारे उच्च नेत्र ट्रैक साइड रिपोर्टर, जो हमेशा पैडसक से आपको नवीनतम लाने के लिए तत्पर हैं। हम F1 के लिए जज्बा पर आपके लिए विश्वसनीय पिट क्रू हैं, जो फॉर्मूला 1 से संबंधित सभी चीजों के लिए आपका समर्पित चैनल है। नमस्ते दोस्तों, उन महत्वपूर्ण पलों में खो जाने का इंतजार नहीं कर सकता जो इस रेस को आकार दिए। हाय वहाँ सुनने वालों, मुझे आपके साथ कुछ विशेष ट्रैक साइड अंतर्दृष्टि साझा करने का उत्साह है। हम यहाँ हर दिन हैं और रेस वीकेंड के दौरान विशेष समयों पर भी, इसलिए सदस्यता लेना न भूलें। सूचनाओं के लिए उस घंटी आइकन पर क्लिक करें और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। और याद रखें, इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना हमें इस इंजन को चलाए रखने में सहायता करता है। यदि आपको लगता है कि रेस रोमांचक थी, तो बस इंतजार कीजिए जब तक हम इसे विश्लेषण नहीं करते। आप इस अद्भुत रेस की छोटी मोटी बातों को छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम फुल थ्रॉटल जा रहे हैं। यह अद्भुत है कि साइंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्री में पोल पोजीशन को एक धमाकेदार जीत में बदल दिया। उन्होंने न केवल नॉरिस के हमले को रोका, बल्कि हैमिल्टन और रसेल के मर्सलाइट पैर को भी, जो एक आखिरी दौरान घटित घटना में सरपिल टक्कर लगाते हैं। इस योग्य जीत ने साइंज की दूसरी करियर जीत के साथ साथ
मौसम की पहली गैर रेड बुल विजय को भी चिह्नित किया है। बिल्कुल सही। साइंज ने शुरुआत में वास्तविक कौशल दिखाया, लेकिन लेक्लर्क, जिन्होंने सॉफ्ट टायर पर शुरू करने का चुनाव किया था, रसेल को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान के लिए तेजी से बढ़ गए। वास्तव में, और हम सर्जेंट के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लगाए गए सेफ्टी कार के चारों ओर कौशलपूर्ण नेविगेशन को भूल नहीं सकते। साइंस ने न केवल पहले स्थान को बनाए रखा, बल्कि उन्होंने रसेल, नॉरिस और हैमिल्टन के चुनौती को भी सामर्थ्यपूर्वक टाल दिया। यहाँ नाटक समाप्त नहीं हुआ। छठे स्थान पर चल रहे ओकॉन ने एक संशयित गियरबॉक्स समस्या के कारण ट्रैक पर रुक जाने के बाद मर्सिडीज ने वर्चुअल सेफ्टी कार के तहत अपने ड्राइवर्स को नए मीडियम टायर्स के लिए पिट करने का अवसर पकड़ लिया, जो एक नेल बाइटिंग समाप्ति के लिए मंच स्थापित करता है। सचमुच ही उच्च दांव रणनीति और शीर्ष गुणवत्ता वाली ड्राइविंग का एक उदाहरण। चलो दोस्तों, चलिए उस महान्याय स्थान के अंत में डुबकी लगाएं। यह रेस में कुछ दिलचस्प स्थान प्राप्त हुए। नॉरिस साइंस के पीछे गर्म थे और केवल 8 दशांश से अधिक समय में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। हैमिल्टन अपनी मर्सिडीज में तीसरे स्थान के लिए तय हुए, बस 1 और 1/4 सेकंड पीछे। लेक्लर्क ने चौथे स्थान पर लाइन पार की, बड़े पैमाने पर 20 सेकंड से दूर, जिसके पश्चात वर्स्टापेन 5वें स्थान पर नजदीकी से अनुसरण किया। मैं रोक नहीं सकता कि पूछूं, साइंस और नॉरिस ने लेक्लर्क को पार करने के बाद रसेल और हैमिल्टन को कैसे रोका? यह ऐसा लगता है कि साइंस ने थोड़ी रणनीतिक ड्राइविंग का इस्तेमाल किया और अपने पूर्व मैक्लारेन सहयात्री नॉरिस को DRS प्रदान करके उन्हें मदद की। ये कदम उन दोनों की मदद करने में मदद करता है, जिससे वे मर्सिडीज दोस्ताना जोड़े से बच सकें। और हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि रसेल का दूसरे स्थान के लिए नॉरिस को पीछे छोड़ने का प्रयास अंतिम दौर में 10वें टर्न पर उसे बैरियर में खड़ा कर दिया। इससे नॉरिस को मौसम के तीसरे पोडियम फिनिश की गारंटी मिली और हैमिल्टन को तीसरे स्थान पर उठाया गया। बिल्कुल सही। और इस सब के बीच लेक्लर्क ने चौथे स्थान के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे वर्स्टापेन को रोक लिया। वर्स्टापेन की दृढ़ ड्राइविंग के लिए मशहूरी के मद्देनजर यह काफी प्रभावशाली प्रदर्शन था। वास्तव में रेड बुल ड्राइवर ने एक न केवल शानदार शुरुआत से बदलाव किया, जिसमें एक बार उन्हें प्रमुख ड्राइवर्स द्वारा पीछे छोड़ा गया, जो इस मौसम में असाधारण दृश्य था, और सम्माननीय 5वें स्थान पर समाप्त हुए। बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी रेस थी, क्या आप कहेंगे? किसी भी संदेह के बिना इसमें स्ट्रैटेजिक ड्राइविंग और क्रैश से लेकर अप्रत्याशित ओवरटेक और कमबैक तक सब कुछ था। दर्शकों के लिए यह काफी दिखावा था। लीडर बोर्ड पर आगे बढ़ते हुए पियर गास्ली ने अल्पाइन के लिए एक प्रभावशाली दौड़ की और छठे स्थान को सुरक्षित किया। उनके पीछे मैक्लारेन के ऑस्कर पिएस्ट्री ने 7वें स्थान पर करीबी दौड़ की। हालांकि 8वें स्थान पर सर्जियो पेरेज की जांच वर्तमान में चल रही है, क्योंकि उनके एलेक्स अल्बन के साथ टक्कर हो गई है। ऐसा लगता है कि हैमिल्टन के तीसरे स्थान की मदद रसेल के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने भी की, जब वह अंतिम लैप पर बैरियर में टकरा गया। वास्तव में, और हम लियाम लॉसन को भी न भूलें, जिन्होंने अपने पहले फॉर्मूला 1 अंक अल्फा टॉरी के लिए बनाए, हाथ से थोड़ी देर पहले 9वें स्थान पर समाप्त किया। उनके पीछे गहराई से एलेक्स अल्बन थे, जो विलियम्स के लिए 11वें स्थान पर थे, अल्फा रोमियो के लिए जो गुयानु चो थे, और दूसरे हास ड्राइवर निको हुल्केनबर्ग। बिल्कुल सही, लेकिन सभी के लिए यह एक सहज सफर नहीं था। सार्जेंट और फर्नांडो अलोंसो दोनों को घटनाओं का अपना हिस्सा भुगतना पड़ा। अलोंसो को 5 सेकंड की सजा मिली, धीमी पिट स्टॉप हुई और वह ट्रैक से बाहर गया। बाकी दौड़ने वालों में अंतिम स्थान पर समाप्त हुआ, बस रूकी सार्जेंट के पीछे, जो 14वें स्थान पर आए। और अंत में रसेल के दुर्घटनाग्रस्त होने को भी न भूलें। वह वॉल्टेरी बोटास, यूकी त्सुनोडा, जिन्हें आरंभिक दौर में दुर्भाग्यपूर्ण पंक्चर हुआ, और ओकॉन दुर्भाग्य से रेस समाप्त नहीं कर सके। सिंगापुर में निश्चित रूप से एक रोचक शाम थी। अब चलिए हम कुछ उन घटनाओं को समझें और उनके परिणामों का पता लगाएं। यह दिलचस्प है कि रेस पैडॉक में एक उत्साह के साथ शुरू हुई, जहां सभी चर्चाओं में लगातार चल रही थी कि इस मौसम के लिए पहली बार रेड बुल के बाहरी जीत की संभावना है।
हालांकि ग्रिड 2 ड्राइवर्स के द्वारा कम हो गई थी, जहां जो अपनी अल्फा रोमियो में परिवर्तनों के कारण पिट लेन से शुरू करना पड़ा और स्ट्रोल ने क्वालिफायर्स में उनकी दुर्घटना के लिए शेष प्रभावों के कारण वापस लेना होता था। क्षमा करें, लेकिन इसमें अल्फा रोमियो की बजाय एस्टन मार्टिन ने स्ट्रोल को रेस से वापस लेना था। अरे माफी चाहता हूँ, उसे सुधारने के लिए धन्यवाद। वास्तव में एस्टन मार्टिन ने ही स्ट्रोल को वापस लेना था, न कि अल्फा रोमियो। रेस की शुरुआत में कुछ टायर स्ट्रैटेजीज भी देखने को मिली। अधिकांश ड्राइवर्स ने पहले स्टिंट के लिए मीडियम टायर्स का चयन किया, हालांकि लेक्लर्क, त्सुनोडा, जो और पिएस्ट्री ने सॉफ्ट टायर्स का चुनाव किया। दिलचस्पी से रेड बुल के ड्राइवर्स, साथ ही बोटास, ने हार्ड टायर्स पर शुरू करने का फैसला लिया। सच्चाई और फेरारी के लिए यह कितनी शानदार शुरुआत थी। साइंज ने अग्रणी स्थान को संभाला और लेक्लर्क ने रसेल के आगे कूद दिया। हैमिल्टन, जो 5वें स्थान से शुरू हुए, तीसरे स्थान पर पहुंच गए, हालांकि थोड़ी ड्रामा के बिना नहीं। वास्तव में हैमिल्टन ने वॉन 1 पर ट्रैक से बाहर जाकर उस स्थान को प्राप्त किया, जिससे रसेल ने रेडियो पर सवाल किया कि क्या हैमिल्टन उसे आगे जाने देंगे। हैमिल्टन, जो एक खिलाड़ी हैं, ने रसेल को अगले लैप पर उसे पास करने की अनुमति दी। काफी घटनाओं भरी शुरुआत थी, क्या नहीं? बिल्कुल, और यह रेस के शेष उत्साह के लिए मंच स्थापित कर दिया। यह त्सुनोडा के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसकी रेस एक टक्कर के कारण ही अचानक समाप्त हो गई, जिसमें पेरेजे के साथ टक्कर के कारण एक पंक्चर हुआ। इसी बीच साइंज ने अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा, जबकि लेक्लेर्क ने दूसरे स्थान के लिए रसेल को पीछे छोड़ दिया। अलोंसो और ओकॉन ने भी आगे बढ़ने की कामयाबी हासिल की और 6ठे और 7वें स्थान पर स्थान बनाया। दिन का पहला पिट स्टॉप अल्फा रोमियो से हुआ, जहां जो ने अपने सॉफ्ट टायर को हार्ड वाले से बदल दिए। ठीक है, और उस समय 5वें स्थान पर थे नॉरिस, जो भी असंतुष्ट दिख रहे थे। रसेल की पहले ही के अनुरोध को दोहराते हुए हैमिल्टन से अपनी स्थिति सौंपने की मांग की, जिसे हैमिल्टन ने अंततः मान लिया। यह मुझे एक पुरानी रेस की याद दिलाता है, जिसे मैंने अपने पिताजी के साथ देखा था। यह 986 के सीजन में पुर्तगाल ग्रां प्री में जैक विलनेव थे। विलनेव की रेडियो पर अपनी दृढ़ता अपने सहयोगी डेमन हिल से उन्हें पास करने की मांग करने की तरह आज के दिन के नॉरिस और रसेल की स्थिति की कुछ याद दिलाती है। ये बहुत ही गहराई से की गई टिप्पणी है। बेशक दायरिकता अलग थी, लेकिन दृढ़ता और रणनीति काफी समान है। जैसे आज के दिन के नॉरिस और रसेल के साथ विलनेव को भी रेस में अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए अपना कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल, और यह न भूलें, रेस में हमने वेरस्टापेन को भी देखा, जो 2 स्थानों की प्राप्ति करके ओकॉन के पास नजदीक आ गए। वहां काफी रोमांचकारी चेज थी, जो विलनेव की आगे बढ़ने की दृढ़ता की याद दिलाती है। बिल्कुल, हर रेस की अपनी अलग दायरिकता होती है, लेकिन इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है, भले ही व्यक्तियों और परिस्थितियों में अंतर हो। रेस की प्रगति के साथ हमने देखा कि लेक्लर्क को निर्देश दिए गए कि वह साइंस के साथ 3 सेकंड की अंतर बनाए रखें। वहीं साइंस को एक काफी आरामदायक रेस चल रही थी, रेडियो पर कहते हुए कि वह अप्रतिसंक्षिप्त रूप से अपनी गति बनाए रख सकता है। और जबकि साइंस सबसे तेज समय बना रहे थे, हमने अलोंसो और ओकॉन की भी प्रभावशाली प्रदर्शन देखी, जिन्होंने रेस की शुरुआत में मैग्नसन को पीछे छोड़ दिया। एक तरफ नोट करने योग्य बात है कि हास टीम ने मई में मायामी ग्रां प्री से एक भी पॉइंट नहीं बनाए थे। फिर भी मैग्नसन और हुल्केनबर्ग 9वें और 10वें स्थान पर थे, जबकि गासली उनके पीछे करीबी दौड़ में था, ताकि वह किसी भी गलती का फायदा उठा सके। वास्तव में हमने भी सुना कि लेक्लर्क ने रेडियो पर कहा कि उन्हें लगता है कि साइंस की गति कम हो रही है। टाइम शीट्स ने उनकी अवलोकन की पुष्टि की, जहां लॉसन द्वादश में साइंस की गति के समान थे। और जैसा कि पुरानी रेसों में होता था, हैमिल्टन अपने प्रतियोगियों को पकड़ने में शुरू हो रहे थे। इस मामले में 4थे स्थान के लिए नॉरिस को उन्होंने 14वें दौर में सबसे तेज पहले सेक्टर सेट किया। और फिर काफी रोचक रूप से रसेल के इंजीनियर ने उसे बताया कि वह आगे के फेरारी पर दबाव बनाए रखें, जब उसने अपनी जीत की संभावनाओं के बारे में पूछा। इसके बीच बारिश के खतरे का भी संकेत दिया गया,
जो रेस में और अनिश्चितता की एक और परत जोड़ देता है। और जैसे ही आवाज के साथ टर्न 8 में एक हादसे के बाद पीले झंडे लहराए गए, जहां सार्जेंट सीधे बैरियर में टकरा गए। उस समय रेस निश्चित रूप से गर्म हो रही थी। सार्जेंट के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की बात करते हुए यह एक दिलचस्प तथ्य याद दिलाता है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ट्रैक के किनारे स्थित बैरियर, जैसे जिसमें सार्जेंट टकराया था, साधारण बैरियर नहीं होते हैं। इन्हें हादसे के प्रभाव को शोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ड्राइवर को महसूस होने वाली ताकत को प्रभावी रूप से कम किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी को टेक प्रो बैरियर कहा जाता है और यह 2006 से प्रयोग में है। आप सही कह रहे हैं। ये बैरियर मुख्य रूप से फोम और प्लास्टिक से बने होते हैं और ये फॉर्मूला 1 में सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता के रूप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बेशक कई ड्राइवरों को गंभीर चोटों से बचाए हैं जब उनकी हादसों के दौरान। बिल्कुल, फॉर्मूला 1 में सुरक्षा वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। हेलमेट के उन्नतियों से लेकर शेलो सिस्टम के प्रस्तावना तक, इसका सब कुछ खिलाड़ियों के लिए खेल को सुरक्षित बनाने में योगदान देता है। और जैसा कि हम इस रेस में देख चुके हैं, हादसों से बचने के लिए सभी प्रयासों के बावजूद घटनाएं होती हैं। फिर भी बेहतर सुरक्षा उपायों के लिए जारी रखने से सुनिश्चित होता है कि ड्राइवरों को उनकी संभावितता के हिसाब से सुरक्षित रखा जाता है, यहाँ तक कि उच्च गति के हादसों के दौरान भी। वास्तव में मोटर स्पोर्ट में सुरक्षा की विकास यात्रा इस एड्रेनालिन से भरे खेल में सुधार की निरंतर प्रयास की प्रमाणित है। यह फॉर्मूला 1 का एक रोचक पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन खेल के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा, सार्जेंट के साथ हुए हादसे ने काफी हलचल मचा दी। सुरक्षा कार को तैनात किया गया और कई ड्राइवर इसमें शीर्ष 7 समेत हार्ड टायर्स के लिए पिट लेन में दौड़ गए। हालांकि रेड बुल ने अपने पुराने हार्ड टायर्स के साथ बाहर रहने का निर्णय लिया। तो क्या कारखाने हार्ड टायर्स का चयन क्यों करते हैं? क्या नरम टायर्स का मतलब बेहतर ग्रिप है? अरे, अब फिर से हम फॉर्मूला 1 फंटो 1 पर वापस आ गए हैं क्या? अच्छा, मुझे यकीन है कि कोई वहां ऐसा सोच रहा होगा। इसी गति से चलते हुए हमें यह आरोप लग सकता है कि हम इसे फॉर्मूला 1 के शुरुआती गाइड में बदल रहे हैं। हमारे अनुभवी सुनने वालों को खोने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल उल्टा। थोड़ा सा संशोधन किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता। मूल तत्वों पर वापस जाना और सुनिश्चित करना कि सभी एक ही पृष्ठ पर हैं, यह अच्छा होता है। क्या आपको लगता है? हालांकि मुलायम टायर अधिक ग्रिप प्रदान करते हैं, लेकिन वे तेजी से घिस जाते हैं, जो एक लंबे समय के लिए आदर्श नहीं है। दूसरी ओर कठोर टायर अधिक समय तक चलते हैं, हालांकि वे कम ग्रिप प्रदान करते हैं। यह सब रणनीति और प्रत्येक रेस की विशेष मांगों पर निर्भर करता है। और ये निर्णय अक्सर रेस को बदल सकते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ, जिससे वेरस्टापेन को दूसरी स्थान पर और पेरेज को चौथे स्थान पर ले जाते हैं, जबकि लेक्लर्क और हैमिल्टन अपने पिट स्टॉप के दौरान ट्रैफिक के कारण पीछे रह गए। लैप 22 के अंत में सेफ्टी कार की वापसी से साइंस आगे थे। उसके पश्चात वेरस्टापेन, रसेल, पेरेज, नॉरिस, लेक्लर्क, हैमिल्टन, अलोंसो, ओकॉन और बोटास थे, जबकि मैग्नुसेन 11वें स्थान पर थे। रेस के पुनरारंभ के साथ हमने देखा कि साइंस ने पुनरारंभ को बेहद अद्भुत ढंग से संभाला। इसी बीच रसेल वर्स्टपेन को दबाव दे रहा था और नॉरिस तीसरे स्थान के लिए पीरेज को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा रुकिए, क्या नॉरिस और पेरेज तीसरे स्थान की जगह चौथे स्थान के लिए लड़ रहे थे, ना कि तीसरे स्थान के लिए? आप सही हैं। मेरी गलती के लिए माफी चाहता हूं। हाँ, नॉरिस चौथे स्थान के लिए पेरेज को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रियाशीलता के बीच लेक्लर्क को नॉरिस के साथ टकराव से बचने के लिए 7वें टर्न पर वाइड जाना पड़ा, जिससे हैमिल्टन को छठे स्थान तक चढ़ने की अनुमति मिली। हमने भी देखा कि रसेल ने सफलतापूर्वक वर्स्टापेन को पीछे छोड़ा और नॉरिस ने उसके बाद पेरेज को पार कर दिया। और जब ये सब हो रहा था, तब अलोंसो को पिट एंट्री पर लाइन पार करने के लिए 5 सेकंड की सजा मिली। उसके बाद नॉरिस ने लैप 24 पर टर्न 14 पर वर्स्टापेन को पीछे छोड़ दिया और रेस के आगे हैमिल्टन ने पेरेज को पीछे छोड़ दिया। हालांकि यह कदम विवाद के बिना नहीं था।
हैमिल्टन ने कर्ब पर वाइड जाने की कोशिश की और पेरेज ने पद वापस मांगा। यह सही है। और जब रेस जारी रही तब हमने देखा कि रसेल साइंस पर दबाव बनाए रख रहा था, शीर्ष स्थान की ओर लक्ष्य साधते हुए। साथ ही हैमिल्टन वर्स्टापेन के चौथे स्थान के लिए मार्गदर्शन की दूरी में थे। वास्तव में हैमिल्टन चौथे स्थान के बजाय 5वें स्थान के लिए वर्स्टापेन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मेरी गलती। सुधार के लिए धन्यवाद। हैमिल्टन वास्तव में 5वें स्थान के लिए वर्स्टापेन के पास आ रहे थे। अंत की ओर हैमिल्टन ने अपनी अच्छी गति और डीआरएस के फायदे का लाभ उठाते हुए अंततः टर्न 7 पर 5वें स्थान के लिए वर्स्टापेन को पीछे छोड़ दिया। जब युद्ध जारी था, वर्स्टापेन खुद को लेक्लर्क के तीव्र दबाव के तहत पाया, जो अभी-अभी पेरेज को पीछे छोड़ने में सफल हुआ था। यह फेरारी के लिए अच्छी खबर साबित हुई, क्योंकि लेक्लर्क ने टर्न 7 पर वर्स्टापेन को पार करने में सफलता प्राप्त की और साइंस पैक से आगे बढ़ रहे थे। यह सही है, लेकिन रेड बुल के लिए स्थिति कम प्रिय योग्य थी। पेरेज को अलोंसो से तापमान महसूस हो रहा था, जो उसके पीछे ही था और 7वें स्थान की तलाश में था। वर्स्टापेन के लिए स्पष्ट रूप से कठिन समय था। उन्होंने यह बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ पर गाड़ी चला रहे हों, जबकि वह अपनी अकेली स्थिति को 6वें स्थान पर बनाए रख रहे थे। इसी बीच रसेल एक बार फिर से साइंस के पास नजदीक आ रहे थे। नॉरिस और हैमिल्टन सहित 4 सबसे ऊपरी रेसर सिर्फ 3 सेकंड के अंतर से अलग थे। और पीछे हमने 10वें स्थान के लिए एक तीव्र युद्ध देखा, क्या नहीं? वास्तव में घासली और मैग्नुसन के बीच एक कठोर द्वंद्व हुआ। घासली को खुशी नहीं थी जब मैग्नुसेन ने टर्न 7 पर उन्हें ट्रैक से बाहर कर दिया। हालांकि मैग्नुसेन ने कम से कम एक और दौर के लिए अपनी जगह बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अगले दौर पर स्थिति बदल गई। मैग्नुसेन ने ट्रैक से बाहर जाने की वजह से घासली को 10वें स्थान पर कब्जा करने की अनुमति मिली। ये काफी अप्रत्याशित था, क्या नहीं? मुझे कहना होगा, मुझे उससे काफी आश्चर्य हुआ। मैग्नुसेन के टर्न 1 पर बाहर जाने के बाद उनके टायर गंदे हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनका टर्न 7 पर बाहर जाना हुआ, जिसने उन्हें 16वें स्थान पर धकेल दिया। रेसिंग कभी-कभी इतनी अप्रत्याशित हो सकती है। रेस की समीक्षा जारी रखते हुए तीसरे 8वें दौर ने एक दृश्यमय नजारा पेश किया। हमने पेरेज, अलोंसो और ओकॉन के बीच एक बड़े स्पर्धा को देखा, जो सभी 7वें स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह सही है। ओकॉन ने 8वें स्थान तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, जबकि एस्टन मार्टिन रेसर को पीछे छोड़ दिया, जबकि पेरेज अपनी जगह पर बने रहे। इस सब के बीच गासली, जो अब ट्रैक पर सबसे तेज ड्राइवर था, नजदीक आ रहा था। अगले दौर में ओकॉन ने एक बार फिर अपनी अत्यधिक रेसिंग कौशल दिखाकर पेरेज को ऑफलाइन धकेलकर उसे 9वें टर्न पर पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह सब नहीं था। पेरेज ने इसी दौर में अपनी स्थान गंवा दी थी, जब उन्होंने अलोंसो और गासली दोनों को अपने साथी बनाया और तत्काल में मीडियम टायर्स के लिए पिट किया। इसके परिणाम स्वरूप पेरेज ने फील्ड के पीछे रेस में फिर से शामिल हो गए। वर्स्टापेन भी एक दौर बाद मीडियम टायर्स के लिए पिट करने के बाद 15वें स्थान पर शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप पिएस्ट्री 9वें स्थान पर और लॉसन 10वें स्थान पर पहुंचे, जहां अल्फा टॉरी के नए खिलाड़ी ने अपने पहले पॉइंट्स फिनिश की उम्मीद की। इसी बीच साइंस अभी भी आगे थे, जबकि रसेल पीछे होने के बाद अंतर को कम कर रहे थे। लेकिन क्या सब कुछ सहज था? नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। अलोंसो, जो अब 7वें स्थान पर थे, रेडियो के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं कि उनकी कार चलाने योग्य नहीं थी। फिर हमारे पास ओकॉन थे, जो 6ठे स्थान पर थे, लेकिन जिसे लगता था कि गियरबॉक्स में समस्या हो गई है, वह ट्रैक पर रुक गए। यह अल्पाइन के लिए एक निराशाजनक विकास था, जहां ओकॉन की एक 530 3 टर्न 2 से धुंधली धुंध निकल रही थी। बहुत ही नाटकीय रेस थी, नहीं थी ना? सभी हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ एक छोटा टिडबिट है। जहाँ इस सभी क्रियाओं का निर्वाह हुआ, वहाँ नामकरण सिंगापुर ग्रां प्री का था। उसका एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। ये फॉर्मूला 1 इतिहास में पहली रात की रेस और एशिया के लिए फॉर्मूला 1 रेसों के लिए पहला सड़क परिसर था।
मरीना बे स्ट्रीट सर्किट, जैसा कि यह आधिकारिक रूप से जाना जाता है, उच्च गति वाले सीधे और मांगते कोनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ट्रैक है जो वास्तव में ड्राइवरों के कौशल और कारों की क्षमताओं का परीक्षण करता है। बिल्कुल सही। और यह भी शहर की स्काईलाइन के आश्चर्यजनक पीछे के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यह ड्राइवरों और दर्शकों दोनों के बीच एक पसंदीदा है। और सिंगापुर में आपस में नमी भरे और अक्सर अप्रत्याशित मौसमी स्थितियों को भूल नहीं सकते। यह रेस में और जटिलता का एक और परत जोड़ता है, जिससे टीमों को महत्वपूर्ण रणनीति निर्णय लेने पड़ते हैं। वास्तव में सिंगापुर ग्रां प्री हमेशा फॉर्मूला 1 कैलेंडर के लिए कुछ विशेष लाता है। चलिए देखते हैं कि अगली रेस हमारे लिए क्या लाया है। लेकिन उससे पहले हमारी समीक्षा जारी रखते हैं। रेस जारी रहते हुए ओकॉन का नाराजगी अनुभव योग्य था। वर्चुअल सेफ्टी कार लागू होने पर फ्रेंच ड्राइवर को रेडियो पर गुस्से से चिल्लाते सुना गया, जो स्पष्ट रूप से उदास था। यह वास्तव में एक तनावपूर्ण पल था। हालांकि पिट लेन अल्बॉन को छोड़कर निर्दिष्ट रूप से शांत रहा, जिसने मध्यम टायर्स के लिए पिट करने का निर्णय लिया। तब हमने देखा कि मर्सिडीज ड्राइवर रसेल और हैमिल्टन नए सेट के मध्यम टायर्स के लिए डबल स्टैकिंग कर रहे थे। यह कदम उन्हें चौथे और 5वें स्थान पर ले आया, लेकिन इससे उन्हें साइंस, नॉरिस और लेक्लर्क के साथ अग्रणी त्रिवार्य की पीछा करने का फायदा मिला। केवल 17 दौरों के बादशाहत रह गए। लेकिन अलोंसो की भाग्यशाली घटनाएं बदल गईं। उनके दंड और सॉफ्ट टायर्स के लिए धीमी पिट स्टॉप की संयोजन ने उन्हें 15वें स्थान पर धकेल दिया। वहां से चीजें वास्तव में गर्म हो गईं। रसेल और हैमिल्टन ने मुख्य दौड़ने वालों के साथ अंतर को कम करना शुरू किया, जबकि कैमरो ने एक निराश ओकॉन को पिटलेन की ओर चलते हुए पकड़ लिया। अल्पाइन ने पुष्टि की कि ओकॉन की रुकावट के पीछे गियरबॉक्स समस्या थी। इसी बीच अलोंसो का कठिन दिन जारी रहा, जब वह 14वें कर्व पर बाहर निकल गए, जिससे उन्हें फील्ड के पीछे ले जाना पड़ा। लेकिन वेरस्टापेन अपने मध्यम टायर्स पर कुछ उत्कृष्ट गति दिखा रहे थे। उन्होंने 9वें स्थान के लिए हुल्केनबर्ग को पीछे छोड़ दिया। स्पष्ट रूप से इसका निर्धारित था कि वह जो चुनौतीपूर्ण शाम थी, उसे सबसे अच्छा बनाए। लैप 50 तक क्रिया अभी भी बहुत ज्यादा जीवंत थी। शीर्ष 3 अभी भी रसेल और हैमिल्टन के दबाव में थे, जो टाइम शीट को ज्वालामुखी बना रहे थे। वास्तव में यहां तक कि लॉसन, जो 8वें स्थान पर थे, वेरस्टापेन से गर्मी महसूस करने लगे। स्टुअर्ट्स ने भी घोषणा की कि वे रेस के बाद पेरेज और अल्बॉन द्वारा संभावित वर्चुअल सेफ्टी कार उल्लंघन की जांच करेंगे। इसी बीच रसेल लेक्लर्क के करीब आ रहे थे, जिसके बाद हैमिल्टन भी उनके पीछे आ गए। लैप तीसरे 3 में दोनों मर्सिडीज ड्राइवर्स लेक्लर्क के पास तेजी से आगे बढ़ रहे थे, 14वें और 7वें टर्न पर फेरारी को पीछे छोड़ते हुए। फिर वहां वेरस्टापेन भी थे, जिन्होंने अच्छे ढंग से रेस को समाप्त किया। पीएसटी को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं बोटास को हाइड्रोलिक समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी रेस समाप्त हो गई। तुम जानते हो, अगर कोई एयरटन सेना जैसा कोई इस स्थिति में होता, तो मुझे यह सोचने पर विचार करने की आवश्यकता होती कि क्या चीजें अलग तरीके से होती। ये एक रोचक सोच है, लेकिन युगों के बीच तुलनाएं हमेशा मुश्किल होती हैं। खेल वर्षों में बहुत बदल चुका है। हालांकि हम सहमत हो सकते हैं कि आज हम हर ड्राइवर को देखते हैं सेना की तरह अपनी कार को उसकी सीमाओं तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे जितना संभव हो सके यहाँ का ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके हैं। बिल्कुल सही। रेस में वापस आते हुए साइंस नॉरिस के साथ अंतर की जानकारी ढूंढ रहे थे, जबकि रसेल और हैमिल्टन की मर्सिडीज जोड़ी नजदीक आ रही थी। लेकिन नॉरिस को पास करना कठिन साबित हो रहा था, क्योंकि साइंस ने कुछ चतुर सहायता दी, जिससे वह उससे आगे रहने के लिए कुछ DARS प्रदान कर रहा था। अंतिम दौर के दौरान रेस में एक अंतिम रोमांचकारी मोड़ देखा गया। नॉरिस को पास करने की कोशिश में रसेल ने टर्न 10 पर बैरियर को छू लिया, जिससे एक हादसा हुआ। उन भाग्यपूर्ण घटना ने तीसरे स्थान को हैमिल्टन को सौंप दिया, जबकि साइंस ने जीत हासिल की और नॉरिस दूसरे स्थान पर समाप्त हुए। रसेल के लिए यह एक कठिन टूट है। क्या आप मुझे ऐसे अन्य मामलों का उदाहरण दे सकते हैं
जब एक ड्राइवर को बेहतर स्थान की पुरस्कार के लिए ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है? बिल्कुल। एक उदाहरण जो दिमाग में आता है वह है 1994 के ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री। नाइजल मैंसेल जो पोडियम फिनिश के लिए लाइन में थे, माइकल शूमाकर को पास करने की कोशिश करते हुए स्पिन आउट हो गए। इसने उन्हें सिर्फ पोडियम फिनिश ही नहीं बल्कि शीर्ष 6 में स्थान भी खो दिया। हाथ में वापस रेस की ओर लेक्लेर्क ने तेजी से चलने वाले वर्स्टापेन को रोककर चौथे स्थान पर समाप्त होने में कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप लीडर वर्स्टापेन को 5वें स्थान पर संतुष्ट होना पड़ा, जो इस मौसम में उनके लिए पहली बार पोडियम से बाहर रहा। घासली ने 6ठे स्थान पर समाप्त किया, जबकि पिएस्ट्री, पेरेज, लॉसन और मैग्नुसेन ने शीर्ष 10 को पूरा किया। स्टुअर्ट्स ने निर्णय लिया कि पेरेज और लॉसन के बीच घटना के लिए कोई अधिक जांच की आवश्यकता नहीं है। और दुर्भाग्य से पॉइंट्स के बाहर हमारे पास एल्बॉन, जू, हुल्केनबर्ग, सार्जेंट और अलोंसो थे। रसेल के क्रैश के साथ उन्होंने बोटास और त्सुनोडा के साथ जुड़कर रेस समाप्त नहीं कर सकने वाले ड्राइवर्स की पंक्ति में शामिल हो गए। धूल बिखरने के बाद साइंस, नॉरिस और हैमिल्टन के शीर्ष 3 ने पोडियम पर जश्न मनाया। साइंस ने कहा, एक अद्भुत अनुभव, एक अद्भुत वीकेंड। साइंस ने इस मुश्किल सीजन की शुरुआत के बाद इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए फेरारी के प्रयासों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। और यह ठीक है, उन्होंने इस वीकेंड रेस और सब कुछ जो करना था सब पर चटका दिया है। बेशक यह जीत फेरारी और पूरे इटली के लिए गर्व का स्रोत है। जब एक ड्राइवर पोडियम पर खड़ा होता है तो हमेशा एक विशेष पल होता है, जानते हुए कि उनके सभी प्रयास सफल हो गए हैं। बिल्कुल। और अब ड्राइवर्स को अगले रेस से पहले कुछ दिनों की छुट्टी मिलेगी। हम सुजुका की ओर जा रहे हैं, जहां जापानी ग्रैंड प्री होगी, जो 22 से 24 सितंबर तक होगी। सुजुका कैलेंडर पर सबसे प्यारी सर्किटों में से एक है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक रोमांचक रेस होने वाला है। विलियम, क्या आपने रेस के बाद आज इंटरनेट दुनिया में चर्चा हो रही है देखी है? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक उपयोगकर्ता ने F1 बॉट नामक एक चर्चा शुरू की थी 2023 सिंगापुर ग्रैंड प्री रेस के बाद की चर्चा। ये काफी व्यापक पोस्ट है, जिसमें सत्र समय, रेस सूचना, सिंगापुर में पिछली रेस, स्टार्टिंग ग्रिड और रेस देखने के लिए भी बताया गया है। ओह, ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ कवर किया है। और टिप्पणियों के बारे में क्या है, फैंस क्या कह रहे हैं? वहां बहुत सारी बातचीत हो रही है। उपयोगकर्ता मो मोनीमो ने कहा, कार्लोस के लिए बहुत खुश हूं, लेकिन जॉर्ज के लिए बहुत ही दुखी हूं। हॉर्न और वंडरस्ट्रक 17 ने रेस की प्रशंसा की, कहते हुए कि यह देखने के लिए एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक रेस थी। कोई और दिलचस्प टिप्पणी? हाँ, उपयोगकर्ता वाई ऑलवेज मी 1991 ने फेरारी के फैसले से असंतुष्टता जाहिर की, कहते हुए, अगर मैं लेक्लर्क होता तो मैं अगले साल फेरारी छोड़ देता। वे उन्हें बर्बाद करना बंद नहीं कर सकते। लेकिन एम्स 1987 ने फेरारी की समर्थन की, कहते हुए, फेरारी ने लेक्लर्क को बिगाड़ा नहीं, उन्होंने तय किया कि वे रेस जीतेंगे और अग्रणी व्यक्ति के लिए अधिकतम संभावनाओं को बढ़ाएंगे। यह अच्छी स्ट्रैटेजी कहलाता है। जैसा कि कहा जाता है, हर कोई आलोचक होता है, लेकिन फैंस के दृष्टिकोण सुनना हमेशा बहुत अच्छा होता है। आपकी नजर में और क्या आकर्षित हुआ? सुरक्षा कार नियमों के बारे में भी चर्चाएं थीं। उपयोगकर्ता मिस्टर स्विगिटी स्वू ने पूछा कि ट्रैक पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर क्यों पूरी सुरक्षा कार को लागू करता है, लेकिन ट्रैक पर कई कारों के ठहरने का नहीं। एरर कोड 51 और रेसिन रैंडी 83X ने सुरक्षा उपाय और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ जवाब दिए। आहा, महान सुरक्षा कार विवाद हमेशा चर्चा को जगाने में कामयाब होता है। वास्तव में। और अंत में उपयोगकर्ता ड्रन KKKN ने पहले से ही आगे की ओर देखना शुरू कर दिया है, पूछते हुए, तो क्या किसी ने सुजुका मौसम की पूर्वानुमान देखा है? आहा, हमेशा आगे सोचते हैं, यही उत्साह है। अपडेट के लिए धन्यवाद विलियम। और आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यहां समाप्ति है। हमने रोमांचक रेस वीकेंड की चर्चा करके और सभी महत्वपूर्ण पलों को विश्लेषण करके
एक शानदार समय बिताया है। हमेशा हमारे विश्लेषण और साक्षात्कारों से वंचित न होने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिसूचनाएं चालू करें। बिल्कुल, और यह न भूलें कि आप टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार छोड़ें। हमें जानना है कि आप रेस, ड्राइवर्स और हाँ, सबके बारे में क्या सोचते हैं। हमारा पॉडकास्ट अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों, पालतू जानवरों के साथ साझा करें, फॉर्मूला 1 के प्रेम को फैलाएं। और हमारे दैनिक अपडेट्स और रोमांचक रेस वीकेंड चैट के लिए हमेशा वापस आते रहे। हम आपके समर्थन की कद्र करते हैं। हाँ, और हालांकि हम आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे सकते, लेकिन हम वादा करते हैं कि आगे कुछ रोमांचक चीजें हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम इसकी सच्ची कद्र करते हैं। हम पहले से ही अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक याद रखें, गैस पेडल को घुसाए रखें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है,